व्हाट इज टैक्स? ये एक क्वेश्चन मन में आता ही है हमेशा, और इसका बड़ा सिंपल और सरल आंसर मैं आपको दे रहा हूं। टैक्स इज लगान। यस माय डियर फ्रेंड्स, टैक्स इज लगान। सर टैक्स लगान होता है? यस डियर फ्रेंड्स, टैक्स लगान होता है। आपने ये मूवी लगान भी देखी होगी आमिर खान की, जहां पर वो जो क्रॉप होता है, क्रॉप फसल का हिस्सा कुछ सरकार को दिया जाता है। सरकार को कुछ फसल का हिस्सा दिया जाता है, और इसलिए दिया जाता है सो दैट राजा के पास पैसा आए। अच्छा, जो कुम्हार होता है, द पर्सन हु मेक्स घड़े, वो कुछ घड़े राजा को दे देता था। तो उस वक्त करेंसी सिस्टम नहीं था। आज से 100-150 साल पहले माय डियर फ्रेंड्स करेंसी सिस्टम नहीं था। और जो नर्तक है, नर्तक नाचने वाला, ही यूज्ड टू हैव अ परफॉर्मेंस इन द कोर्ट ऑफ द किंग। ऐसे ही कोई मान लीजिए गाने वाला है, तो वो गाना गा के राजा को खुश कर देता था। तो जो राजा है, द किंग used to levy a tax which was lagan, and lagan used to be non-monetary. Yes my dear friends, non-monetary, क्योंकि करेंसी थी नहीं उस वक्त पे। लेकिन दोस्तों जब अब करेंसी आ गई है, कैश का सिस्टम स्टार्ट हो गया है, चेक डिमांड ड्राफ्ट हो गया है, तो टैक्स अब मॉनेटरी हो गया है। और अगर हम टैक्स की डेफिनेशन की बात करें, इट इज अ कंपल्सरी चार्ज। यस माय डियर फ्रेंड्स, इट्स अ कंपल्सरी चार्ज imposed by the government under any law। टैक्स की अच्छा क्लास के अंदर क्या होगा? आई विल बी डिक्टेटिंग नोट्स, आई विल बी डिक्टेटिंग नोट्स क्लास के अंदर, एंड एवरीथिंग यू हैव टू राइट। यस, द बुक्स विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड बाय मी, द पीडीएफ ऑफ द बुक्स, द क्वेश्चंस, द एमसीक्यूज, द सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आई एम ऑल्सो गोइंग टू गिव दिस टाइम, सब्जेक्टिव, सो आपको दिखे कैलकुलेशन कैसे हो रही है। अच्छा, जो बच्चे सीएस एग्जीक्यूटिव वाले हैं, कुछ बच्चे शायद हो सकता है किसी और कोर्स के भी हों, लेकिन सीएस एग्जीक्यूटिव में थोड़ा सा थियोरेटिकली ज्यादा बेंड है, तो हम थ्योरी पे भी, एक्स्ट्रा थ्योरीज पे भी अटेंशन पे करने वाले हैं। सो टैक्स इज कंपल्सरी चार्ज। कंपल्सरी मींस फ्रेंड्स मैंडेटरी, कंपल्सरी मींस इट इज मैंडेटरी, नॉट ऑप्शनल। ना, ये ऑप्शनल नहीं है, ये ऑप्शनल नहीं है, आपको देना है तो देना पड़ेगा। और ये जो चार्ज है, ये मॉनेटरी चार्ज है, नॉन मॉनेटरी चार्ज है। On the mic you can say, give your answer now, is it monetary or non monetary? Anyone, if you can speak on the mic. It is a compulsory charge, तो charge is monetary or non monetary? बहुत बढ़िया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने प्रस्तुति को बोल दिया वही बेचारी बोलती रहेगी। एवरीबडी हैज टू इनपुट। देखो ये टू वे कम्युनिकेशन रखोगे ना, मजा आएगा। आपको ऐसा रखना है कि आपको एक लाइफ एक्सपीरियंस मिल रहा है। हाँ जी, और बच्चे बताइए, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी? इट इज अ मॉनेटरी चार्ज। बाकी अभी शर्मा रहे हैं बोलने से, डोंट वरी। इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट, इम्पोज्ड मींस फ्रेंड्स लेवीड, लेवीड बाय द गवर्नमेंट। Now tell me, which government levies taxes, central or state? Which government levies taxes, central or state? Both, sir. Both, very good. Both can levy taxes. That will do later on. Central government can levy which kind of tax, or state government can levy which kind of tax, my dear lovely babies. Government levies taxes, central and state government. In fact, as per Article 265 of the Constitution, yes, no tax can be levied in India except by authority of law. My humble request to you is, please download the Constitution of India. Please download the Constitution of India. There are many apps. There are many apps. There are many apps in the App Store. Please download the Constitution of India. देखो जी, जितना ज्यादा ज्ञान होगा उतनी ज्यादा कमाई होगी। अगर कमाई करना चाहते हो और लाइफ में 10 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हो, तो भाई ज्ञान के पीछे हो जाओ पागल। सर ज्ञान कोई लड़का नहीं है मैं, या कोई गर्ल नहीं है। इट इज नॉलेज विच आई एम टॉकिंग अबाउट, विच आई हैव रियलाइज्ड। और ये चीजें मुझे सीए बनने के बाद समझ आई। वैसे मैं सीए 2001 में बन गया था बच्चों, आप लोग तो शायद पैदा भी नहीं हुए थे। क्या पैदा हो गए थे उस वक्त? एक बार हाँ ना बोलो, क्या पैदा हो गए थे? अच्छा, यू मस्ट बी 1 years और 2 years। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि सीए बन गए और हर चीज बड़ी इजी हो जाएगी। ऐसा होता नहीं है।
मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मोटिवेट कर रहा हूं। सीए बनना, सीएस बनना, सीएमए बनना वो खाली 50% ऑफ द काम है। डिग्री मिल गई बस। डिग्री का मतलब ये है कि आप दुनिया में आप अपना मुंह दिखा सकते हो लोगों को। ये नहीं कह रहा, बिना डिग्री के भी दिखा सकते थे, बस एक लाइसेंस मिल गया। लेकिन दोस्तों लाइफ में मुझे अभी तक मैं हैट्स ऑफ, मैं ये अपने एक सर थे हमारे, जेबी गुप्ता सर। जेबी गुप्ता सर शालीमार बाग में पढ़ाते थे और शायद ही कोई ऐसा दिल्ली का सीए हो 2000 से पहले जो उनसे ना पढ़ा हो। सीए फाइनल अभी वो नहीं पढ़ाते ऑब्वियसली, बहुत उन्होंने। और जेबी गुप्ता सर एक बात कहते थे, जेबी गुप्ता सर एक बात कहते थे कि 21st सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ नॉलेज। दोस्तों उस वक्त ना समझ नहीं आती थी क्या नॉलेज की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जैसे मैं अभी जो बोल रहा हूं आपको हो सकता है समझ ना आ रहा हो, लेकिन ही यूज्ड टू टेल अस 21st सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ नॉलेज। तो उस वक्त समझ नहीं आता था। फिर उनकी बात मुझे कब समझ में आनी शुरू हुई, जब मैं सीए बना, मार्केट में निकला। दोस्तों कोई काम ही नहीं देता और मुझे जॉब करनी नहीं थी। मुझे जॉब नहीं करनी। देखो आजकल क्या है, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। उस वक्त 2001 में, आज से 20 साल पहले हो गए ना एक तरीके से, इतनी कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़िया नहीं होती थी। इतनी कोई लुक्रेटिव का मतलब होता है शानदार, लाजवाब जॉब्स नहीं होती थी उस वक्त। अब तो ऑब्वियसली आपकी जॉब 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ की होती है, आराम से होती, मिलती है आराम से। तो उस वक्त जॉब्स नहीं होती थी, तो कोई काम ही नहीं देता था मुझे। 6 महीने निकल गए, 8 महीने निकल गए, 1 साल निकल गया, अपनी प्रैक्टिस खोल के बैठा हूं, कोई आ ही नहीं रहा। और किसी के पास खुद मांगने जाऊं, भैया मुझे काम दे दो, तो कोई वो तो और भी नहीं देता था, देने वाला तो वो भी नहीं देता था। बाद में मैंने ये रियलाइज किया, अपने आप को उठाना पड़ेगा, लोग अपने आप आएंगे, आपको नहीं जाना है, आपको अपना लेवल रेस करना पड़ेगा। फिर वो मैंने अपना स्टार्ट किया और जब जाके फिर मुझे चीजें समझ आना स्टार्ट हुई। देखो दोस्तों, एक एडवोकेट हरीश साल्वे भी है, एक कॉमेडियन कपिल शर्मा भी है, एक क्रिकेटर विराट कोहली है, एक एक्टर अमिताभ बच्चन है, एक लीडर मोदी है, मोदी जी है, अपने एक बिजनेसमैन अनिल अंबानी है, एक बिजनेसमैन मुकेश अंबानी है। इन सब में एक कॉमन बात है, जितने भी ये धुरंधर लोग, जितने भी ये टॉपर्स या जितने भी लीडर्स मैंने जिनकी अभी चर्चा करी, इन सब में कॉमन थ्रेड है। कॉमन थ्रेड है इन सब के अंदर, बताइए व्हाट इज द कॉमन थ्रेड इन ऑल? बताइए व्हाट इज द कॉमन थ्रेड इन ऑल? बट अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द कॉमन थ्रेड इन ऑल? एक कॉमन बात है इन सब के अंदर, वो कॉमन बात क्या है? Please let me know. What is the common thread in all? In the chat box, you can also let me know. What is the common thread? अच्छा, एक काम और करना है आपको, कॉमन थ्रेड की बात तो आप मुझे बताएंगे। क्लासेस के लिए आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। नेक्स्ट 3 क्लासेस तो ऑब्वियसली आई एम हैविंग ओपन फॉर ऑल सेशंस, बट एक फॉर्म है मेरे, फॉर्म आई विल सेंड इट अक्रॉस और यू कैन विजिट माय वेबसाइट। वहां पर जाके वो फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। फॉर्म में नेम आपका और फोन नंबर एक्सेट्रा जो डिटेल्स होंगी, दैट यू हैव टू फिल अप so that I can keep a track of the students and what is their attempt, so that I can send you performance reports, so that I can inform you about the scheduling, everything I can inform you, and that is only possible if you fill up that form. तो next इस वीक के अंदर, आज आपका ट्यूसडे हो गया है, थर्सडे को या कल या आज आप प्लीज उसको फिलअप करके भेज दीजिएगा। एंड ऑल दी फॉर्म्स विल बी मेंटेन्ड बाय मी इन माय फाइल सो दैट आई कैन इन्फॉर्म यू एंड यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी। ऑल द नंबर्स विल बी सेव्ड। आप बच्चों को एक ग्रुप भी आई विल मेक इट so that we can know how is the performance going and everything I can discuss with you. So that form, if you can go to my website and there you can just find out classes, जो सब मेन्यू है क्लासेस के नाम से, वहां पर जाके प्लीज उस फॉर्म को भी आप फिलअप करिएगा। बाकी बातें हम जो है वो बाद में डिस्कस कर लेंगे, वट एवर यू वॉन्ट विल डू, ठीक है? तो प्लीज इस बात को याद रखिएगा। तो राठौर साहब कह रहे हैं जी, दे हैव एक्सीलेंस इन रिस्पेक्टेड फील्ड। मैं आपसे ही बात कर रहा हूं, वो एक्सीलेंस कैसे आया? वो एक्सीलेंस कैसे आया? वैसे क्रिकेटर्स तो हजारों हैं,
कॉमेडियंस तो हजारों हैं, बिजनेसमैन तो हजारों हैं, वो एक्सीलेंस कैसे आया? बिकॉज ऑफ देयर नॉलेज। तो नॉलेज का मतलब ये होता है यू आर मास्टर। अब बोलते हैं ना मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी, हाथों में आपकी तकदीर है। तकदीर कैसे बनती है? वो आपकी ज्ञान से बनती है। तो जिस प्रकार से आप कोई भी चीज करो तो उसका ए टू जी आपको करना है। तो इसलिए मैं आपको यह समझा रहा हूं कि जब अगर आप टेक्स्ट भी पढ़ो तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो नियम्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं, वो भी साथ में पढ़ा करो। तो कॉन्स्टिट्यूशन की ऐप डाउनलोड कर लो। तो आर्टिकल 265 कहता है जी कि टैक्स हिंदुस्तान में जब लगाया जाएगा जब लॉ परमिट करे। और आर्टिकल 246 माय डियर फ्रेंड्स, आर्टिकल 246 कहता है कि लॉ बनाने की पावर या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और एक आर्टिकल 246 ए नया आया है, वो 246 ए जीएसटी के लिए आया है, क्योंकि 246 ए से पहले 246 था। 246 अभी भी है, मैं मना नहीं कर रहा। 246 कहता है यूनियन लिस्ट के आइटम्स है तो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, और स्टेट लिस्ट के आइटम्स हैं तो स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। वो पावर्स को डिवाइड करता है। लेकिन आपको बात पता होगी, जीएसटी माय डियर फ्रेंड्स सेंट्रल और स्टेट मिलकर लगाते हैं। जीएसटी सेंटर और स्टेट्स मिलकर लगाते हैं, इसलिए वो 246 ए डाला गया है। और 246 ए में लिख दिया कि लॉ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी का मिलकर लगाएंगे, बाकी पावर्स डिवाइडेड है। तो जीएसटी कैसा टैक्स है जो दोनों सरकारें पहली बार आजाद हिंदुस्तान में पहली बार दोनों ने मिलकर लगाया। अदरवाइज मम्मी कुछ करती थी, पापा कुछ करते थे। ये पहली बार है कि मम्मी पापा मिलकर कुछ काम कर रहे हैं, वो है 246 ए। तो ये आर्टिकल्स की भी थोड़ी सी नॉलेज रखिएगा, जीएसटी में इस टाइप के एमसीक्यूज ज्यादा पूछ लेते हैं। तो आर्टिकल 265 क्या कहता है माय डियर फ्रेंड्स? नो टैक्स शैल बी लेविड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। 246 क्या कहता है? ये छोटी छोटी बातें लिखना चाहें लिख लीजिएगा। 246 आर्टिकल क्या कहता है? टैक्स कैन बी imposed either by the central government or the state government। वहां पर ये अलग अलग पावर्स हैं एज पर द लिस्ट, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट। और 246 ए माय डियर फ्रेंड्स वो ये कहता है कि भाई जीएसटी दोनों सरकारें लगाएंगी। आइए, अंडर एनी लॉ, तो टैक्स लगाने के लिए देयर शुड बी अ लॉ, और लॉ के पीछे एक्ट होती है माय डियर फ्रेंड्स, लॉ के पीछे एक्ट होती है। तो अगर हम टैक्स की बात करेंगे, इनकम टैक्स की बात करेंगे तो इनकम टैक्स एक्ट होगी, जीएसटी की बात करेंगे तो जीएसटी एक्ट होगी, और माय डियर फ्रेंड्स कस्टम्स की बात करें तो कस्टम्स एक्ट होगी। तो हर लॉ के पीछे एक्ट है, हर लॉ के पीछे एक्ट है। अच्छा, क्या लॉ और एक्ट में क्या डिफरेंस है? कैन यू टेल मी एग्जैक्ट बाय पिन पॉइंटिंग? अब आपने कुछ पढ़ रखा है ऑलरेडी, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एन एक्ट इन अ सिंगल सेंटेंस? प्लीज, either by mic or either by comments. Difference between, my dear friends, difference between law and an act. Difference between law and an act. प्रस्तुति, पर्व, इशिता, जानवी, यावना, please give me the answer. Difference between law and an act in one line. I'm also on the mic. You don't want to type, you can give me the answer by your microphone. Difference between Akash, Rathore, Parv. Difference between act and a law. Act is a set of rules and ethics. ये प्रस्तुति का आंसर आया है। Act is a set of rules and ethics. But फिर law क्या होता है? Please try to give me the answer. I assume that you have lot of knowledge then. If you give me the answer, then I'll come to know. ये बुनियादी बातें हैं, लेकिन आज की क्लास में खाली बुनियादी बातें ही करने वाला हूं। You can give me the answer. Act is passed by the government. Law is imposed by the government. तो पर्व देखो, मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूं टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। एक तो मैंने नॉलेज की बात करी, ज्ञान की बात करी। दूसरा, उस ज्ञान को आप एक्सप्रेस बड़े सरल शब्दों में करोगे। इतने सरल शब्दों में आप ज्ञान को एक्सप्रेस करो कि दूसरे वाले को समझ आ जाए। Even if a 5th standard child can understand what you say,
That is will be the key of your success. So key of success, my dear friend, is two. The key of success for you is two. One is knowledge. You gain lot of knowledge from different sources, from books, newspapers, from me. Take some knowledge. Secondly, you analyze that knowledge and express that knowledge in such simple words that other person can understand. तो आपको लॉ और एक्ट को अगर सरल शब्दों में मुझे समझाना होता तो मैं ये बोलता, लॉ होते हैं नियम कायदे, रूल्स एंड रेगुलेशंस। सुशासन के लिए, अनुशासन के लिए जो नियम कायदे सरकार बनाती है वो होता है लॉ। और अनुशासन, सुशासन या डिसिप्लिन के लिए जो ये नियम कायदे होते हैं उनका एक प्रोसेस वो रिटर्न फॉर्म में होते हैं, क्योंकि जितने भी लॉज होते हैं वो वर्बल नहीं होते, रिटर्न होते हैं। और रिटर्न फॉर्म ऑफ लॉ इज नोन एज अ एक्ट। रिटर्न फॉर्म ऑफ लॉ is known as an act. So Vikas has given me a good answer. Law includes act enacted by legislature plus rules framed by executive or other bodies. Oh great. So Vikas has given a very good technical answer. That's a very good answer, Vikas. Very good. And Diya, law is a wider term, act is narrow. That is like a very vague answer Diya, but no issues. तो अगर आप सरलता से हम बोले कि law means rules and regulations, you can write down. Law means rules and regulations made by the government for proper and orderly conduct. For proper and orderly conduct. Yes, my dear friends. सर ये क्यों बता रही हो, तो एग्जाम में आएगा ही नहीं। अरे बेटा ये आपकी फाउंडेशन डाल रहा हूं, तो स्टार्टिंग की 2-3 क्लासेस में आई ट्राई टू बिल्ड अप योर फाउंडेशन एंड आई हैव गिवन द डेडलाइन of completion of syllabus by 19th of April. Yes, the entire syllabus by the 19th of April. Whether we have to burn the midnight oil, we have to burn the nights, no issues. But syllabus has to be complete by 19th of April so that at least you have 1.5 months before the exams to get going. So likhiye, law is rules and regulations made by the government for proper and orderly conduct. And laws can be made for different areas: environmental laws, traffic laws, tax laws, business laws, labor laws. लिखिए जरा. And laws can be made for different areas. Laws can be made for different areas: environmental laws, tax laws, business laws, labor laws, etc. And आगे लिखिए, act is a written, yes my dear friends, act is a written form of law. Act is a written, act means action. Act is a written form of law which has been passed, yes, which has been passed and approved, whatever you want to write, which has been passed and approved by the legislature, which has been passed and approved by legislature under a procedure. Yes, there's a procedure for making an act, under a procedure specified by the Constitution of India. Under a procedure specified by the Constitution of India. Under a procedure specified by the Constitution of India. Under a procedure specified by Constitution of India. Now, what is that procedure? I want to know from you. Do you know what is the procedure to make law or how to form an act? Is anybody know that? Hanji, do you know this? Procedure to form an act. Anybody knows that? Procedure to form an act. Hanji. In short, procedure to form an act. Friends, जो एक्ट होगी ना, 2 लोग ला सकते हैं, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट एज आई टोल्ड यू और द स्टेट गवर्नमेंट. फॉर जीएसटी बोथ कैन वर्क हार्ड. बिफोर वी फॉर्म एन एक्ट we need to have a bill. We need to have a bill which is a performer, of the things government wants to put in the law.
The bill is presented to the Lok Sabha. Then the bill is discussed. Yes, my dear friends, sometimes the copies get torn. Sometimes the copies get torn, discussed and voted. If the government has the majority, then it gets passed. If it's not majority, it gets failed. बात ही खत्म हो गई. तो लोकसभा में डिस्कशन और वोटिंग होती है. Then it goes to Rajya Sabha. Then it goes to Rajya Sabha, and where it is discussed and voted. And then, friends, it goes to the president. It goes to the president. And then president signs or gives his assent, his approval. Assent कह लीजिए, approval कह लीजिए. And then the journey of the bill gets fulfilled and it becomes an act. It becomes an act. I think some persons might be entering no. So it becomes an act. So friends, this bill becomes an act only if this process is followed. And then it becomes enforceable. It becomes enforceable in India. Yes, my dear friends, it becomes enforceable in India. पूरे देश में लागू हो जाता है वो एक्ट. पूरे देश में लागू हो जाता है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है. अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यहां पर, क्या सेंट्रल का कानून पूरे देश में लागू होता है या किसी देश के पर्टिकुलर हिस्से में भी लागू कर सकते हैं? प्लीज मुझे बताइएगा. लेट मी नो वेदर द अच्छा इज इट द स्क्रीन इज क्लियर टू यू ना? ये भी बताइएगा. समटाइम्स व्हेन वी स्विच ऑन द स्क्रीन्स, सो द स्क्रीन इज क्लियर टू यू, व्हाइट बोर्ड. लेट मी नो प्लीज. प्रस्तुति, it is clear to you, fine. And that's another advantage of the group. So in real time basis we will all be joined. So please, I'll make a new group today of our classes. So I want you to be please sending your forms so that I can take out the numbers and make the group today. So it becomes, मेरा क्वेश्चन ये है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून पूरे देश में लागू होता है या देश के किसी हिस्से में भी लागू कर सकते हैं? प्लीज ये बताइएगा. ये पॉइंट हो सकता है लॉ में आपके काम आए. प्लीज बताइएगा, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट पूरे देश में ही लागू होगा या किसी पर्टिकुलर प्रदेश में, पर्टिकुलर हिस्से में भी लागू हो सकता है? गिव मी द आंसर. आंसर नहीं दे रहे हैं आप लोग. प्लीज गिव मी द आंसर. बिल्कुल सही हिमांशु. You got it right. It can be applicable in India or a particular place in India. Now friends, स्टेट गवर्नमेंट का जो कानून है ना, स्टेट गवर्नमेंट का जो कानून है, उसके स्टेट गवर्नमेंट भी बिल लेके आती है. जैसे दिल्ली की बात करें तो केजरीवाल सरकार, उस बिल को स्टेट लेजिस्लेचर में रखा जाएगा. स्टेट लेजिस्लेचर में डिस्कस होगा और वोटिंग होगी और वहां से पास होने के बाद इट विल गो टू माय डियर फ्रेंड्स, इट विल गो टू द गवर्नर एंड देन इट विल बिकम एन एक्ट. गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त पर्सन होता है और एक्ट बनने के बाद इन्फोर्सेबल इन अ स्टेट और पार्ट ऑफ द स्टेट. इन्फोर्सेबल इन स्टेट, जैसे ये इन्फोर्सेबल इन इंडिया ऑब्लिक पार्ट ऑफ इंडिया में भी कर सकते हैं, ऐसे यहां पर इन्फोर्सेबल इन स्टेट और पार्ट ऑफ स्टेट. तो फर्क समझ लीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स. सेंट्रल गवर्नमेंट विल ब्रिंग अ बिल, लोकसभा विल वोट एंड पास, राज्यसभा विल वोट एंड पास, goes to president, signs, and then it becomes an act. It becomes enforceable in whole of India or part of India. And similarly, my dear friends, a bill is presented by the state government in the state legislature, state assembly, विधान सभा, विधान परिषद, वो सब चीजें वहां पर डिस्कशन वोटिंग होती है. गवर्नर के पास जाता है, वो एक्ट बन जाता है और वो स्टेट में इन्फोर्सेबल हो जाता है, या पूरे स्टेट में या पार्ट ऑफ द स्टेट में. सो लॉज कैन बी इन्फोर्सेबल इन इंडिया मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लॉज कैन बी इन्फोर्सेबल बाय द स्टेट मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. कॉपी हो गया होगा जी. चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर. प्लीज कॉपी कर लीजिए.
प्लीज कॉपी कर लीजिए। ये सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन की हैं, इसलिए मैं चाह रहा था कि आप लोग थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन की भी नॉलेज लें। इट विल बी रियली गुड फॉर यू, यू टेक नॉलेज ऑफ लिटिल बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो और एलएलबी एक ऐसी डिग्री है, मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप लोग एलएलबी की डिग्री इसके बाद लीजिएगा। सर ये तो हो नहीं रही हमसे, एलएलबी की डिग्री करवा रहे हो। मैं सच में आपको रिकमेंड करूंगा, वंस यू डू योर कोर्सेज ऑफ प्रोफेशनल कोर्स ऑफ CS CMA वट एवर यू डूइंग, प्लस प्लीज डू LLB। दैट इज अ डेडली कॉम्बिनेशन, दैट इज अ डेडली कॉम्बिनेशन। क्योंकि अब CS में आप क्रिमिनल लॉज नहीं पढ़ रहे हो, सिविल लॉज नहीं पढ़ रहे हो, ज्यादा तक मेन चीजें तो आप पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आपने साथ में वो लॉज भी ले लिए तो आपके पास पूरे हिंदुस्तान के लॉज की नॉलेज होगी, और जिसमें आपको एक्सपर्टीज लगे बाद में आप उस फील्ड में घुस जाना। तो एक बार सारी फील्ड्स पढ़ लो, बाद में आपको पता चले सर ये वाली फील्ड मुझे बड़े इंटरेस्ट करती है, वो पकड़ लेना। चलिए नेक्स्ट। Now my question is, why are taxes levied? Second question to you is, why are taxes levied? Why are taxes levied? The answer to this question is, taxes are levied because of 4 reasons. Yes, my dear friends, because of 4 reasons. First reason I'm telling you is revenue to the government. Revenue to the government. First reason is, my dear friends, revenue to the government. गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है। सेकंड रीजन बताऊंगा, थर्ड रीजन बताऊंगा, फोर्थ रीजन बताऊंगा। उससे पहले फ्रेंड्स, रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है। और गवर्नमेंट को रेवेन्यू क्यों चाहिए? गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए बिकॉज गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर, यस माय डियर फ्रेंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है देश के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं फ्रेंड्स, फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस, बाईपासेस। दिल्ली की काया पलट गई है। आप लोगों को तो पता नहीं होगा, दिल्ली में 8 से 8-10 साल पहले भयंकर ट्रैफिक जैम्स लगते थे। 2-2 घंटे, 4-4 घंटे खराब हो जाते थे हमारे ट्रैफिक जैम्स में। लेकिन जब से हाईवेज आया है, मेट्रो बनी है, ट्रैफिक की सिचुएशन सुधरी है। और आपको ये खराब लग रही है तो सोचिएगा अगर ये नहीं होते तो क्या हाल होता। एक गाड़ी के ऊपर दूसरी गाड़ी चल रही होती। तो ये सारा पैसा कहां से आता है? टैक्सेस से आता है। ये एजुकेशन, सरकारी स्कूल्स, जितने भी ये गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ये सरकार चलाती है और इनकी फीस बड़ी कम होती है, 500, 1000, 2000 रुपए फीस होती है। जस्ट इमेजिन करिएगा, अमीर लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज लेंगे, लेकिन गरीब बच्चों की शिक्षा ये सरकारी स्कूल, MCD के स्कूलों में हो जाती है। इस बहाने वो, और केंद्रीय विद्यालय, मे बी एनी वन ऑफ यू माइट हैव स्टडीड इन केंद्रीय विद्यालय, और केंद्रीय विद्यालय की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज सो नाइस, दे पीपल इवन गेट गुड मार्क्स rather than the CBS, rather than the private schools. तो गवर्नमेंट को एजुकेशन, गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए पैसा चाहिए। सो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए। यस माय डियर फ्रेंड्स, और देखते हैं गवर्नमेंट को पैसा क्यों चाहिए। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, गवर्नमेंट नीड्स मनी बिकॉज ऑफ हेल्थ। ये तो पोलियो प्रोग्राम है। अब ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो ये गवर्नमेंट ने कोविड का स्टार्ट किया हुआ है, इसमें हेल्थ केयर वर्कर्स, पुलिस वालों को, सबको फ्री में दी जा रही है, और कई स्टेट्स ने तो फ्री में सभी के लिए कर दी है। तो ये पैसा कहां से आएगा? टैक्सेस से आएगा। अब पीपल हु आर पुअर, दे कैन नॉट अफोर्ड इट। तो हेल्थ के लिए भी गवर्नमेंट को पैसा चाहिए देश में। उसके ऊपर डिफेंस, सुरक्षा के लिए, आपको पता ही है लास्ट ईयर चाइना के साथ हमारा स्टैंड ऑफ हो गया था डोकलन में, कहां पर। तो वो हमारे पास हॉस्टाइल कंट्रीज कितनी है, एक साइड पे पाकिस्तान, एक साइड पे चाइना है, और पैसा सरकार को नहीं मिलेगा तो सरकार, व्हाट विल सरकार डू? दीज पीपल, जैसे इंडिया 100 साल 200 साल तक कब्जे में रहा, कभी मुगल एम्पायर के कब्जे में रहा, कभी ब्रिटिश एम्पायर के कब्जे में रहा, कब्जे में ही रह जाते हैं हम लोग। तो अगर आप पैसा देंगे तो नोबल काम होगा, डिफेंस, देश का सुरक्षा बढ़ेगी। तो प्लीज मैं तो रिकमेंड करूंगा, प्लान करो टैक्सेस, लेकिन अगर टैक्स बनता है देना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं। सो एजुकेशन, हेल्थ, डिफेंस एक्सेट्रा, ये तो हो गया जी प्राइमरी रीजन, रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। इसके अलावा टैक्स लगाने का कोई और रीजन भी? क्या आपको लगता है कोई और रीजन है? एनी वन ऑफ यू, टैक्स लगाने का रीजन अपार्ट फ्रॉम दिस रीजन, टैक्स लगाने का रीजन? आई एम ऑल्सो ऑन द चैट बॉक्स,
and also on the mic. You can speak up on the mic or you can also give your answer on the chat box. टैक्स लगाने का रीजन और भी है. कोई आइडिया है? टैक्स लगाने का रीजन मैं आपको बताता हूं. एक और है, दैट इज रीप्राइसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. रीप्राइसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. टैक्सेस से क्या होता है, गवर्नमेंट रीप्राइस कर पाती है. रीप्राइस का मतलब होता है ये प्राइस को ऊपर नीचे. यू इंक्रीज द टैक्सेस, गुड्स बिकम कॉस्टली. यू डिक्रीज द टैक्सेस, गुड्स बिकम चीप. गुड्स एंड सर्विसेज. तो बेसिकली क्या होता है, टैक्स लगाने से चीजें सस्ती हो जाती हैं, लगाने से महंगी हो जाती हैं, हटाने से सस्ती हो जाती हैं. तो जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा देती है तो वो चीज बाहर से इंडिया में नहीं आती. एक्सपोर्ट ड्यूटीज हटा देती है तो इंडिया से बाहर चली जाती है. तो ये इंपोर्ट ड्यूटीज, एक्सपोर्ट ड्यूटीज, जीएसटी. हाँ, रीप्राइसिंग में इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट की हेल्प ज्यादा करते हैं. सो गवर्नमेंट इज एबल टू मैनेज द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द इकोनॉमी थ्रू रीप्राइसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो टैक्सेस को लगाने से कॉस्ट कंपोनेंट जो होती है गुड्स की या सर्विस की, वो इफेक्ट होती है. तो टैक्स हटा दिए. जैसे ब्रेड है, आटा है, इन चीजों पे जीएसटी नहीं होता. जो जो एल्कोहलिक चीजें हैं उस पर टैक्सेस ज्यादा होते हैं. जीएसटी तो नहीं है अल्कोहल पे, टैक्सेस ज्यादा होते हैं, सो दैट पीपल डोंट कंज्यूम एनीथिंग. सो रीप्राइसिंग करती है. तीसरा इज रीडिस्ट्रीब्यूशन. यस माय फ्रेंड्स, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. टैक्सेस से सरकार रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करती है. वो आपने रॉबिनहुड की कहानी सुनी होगी ना, कि रॉबिनहुड में क्या होता था, अमीरों को लूटता था, गरीबों को देता था. रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का मतलब होता है अमीरों पे ज्यादा टैक्स लगा देते हैं, उनसे उनका पैसा कम हो जाता है, और गरीबों पे टैक्स कम लगाते हैं. तो इससे क्या होता है, इक्वालिटीज ऑफ इनकम मेंटेन करती है. इसका मतलब होता है फ्रेंड्स, इक्वालिटी ऑफ इनकम्स. इक्वालिटी ऑफ इनकम. जो बच्चा इंटेलिजेंट है उसको थोड़ा कम पढ़ाया जाए, जो बच्चा थोड़ा सा लेस इंटेलिजेंट है उसको ज्यादा पढ़ाया जाए, दोनों का लेवल सेम हो जाएगा. तो टैक्सेस से क्या करती है गवर्नमेंट, गरीबों और अमीर का जो फासला है वो दूर करती है. अमीरों 10 करोड़ कमाए, उससे 5 करोड़ टैक्स के ले लो, बेचारे का 5 करोड़ रह गए. और जिसने 5 लाख कमाए उससे टैक्स सरकार नहीं लेती है. तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कर देती है, अमीर से लेके गरीब को मिल जाती है, क्योंकि गरीब पे कम लगाते हैं, अमीर पे ज्यादा. और चौथा रीजन है टैक्स लगाने का फ्रेंड्स, रिप्रेजेंटेशन. माय डियर फ्रेंड्स, रिप्रेजेंटेशन. यस, आपने बिल्कुल सही सुना, रिप्रेजेंटेशन. और रिप्रेजेंटेशन का मेरा मतलब है, रिप्रेजेंटेशन का मेरा मतलब है, जस्ट अ सेकंड फ्रेंड्स, रिप्रेजेंटेशन का मेरा मतलब है से इन द गवर्नमेंट. रिप्रेजेंटेशन का मतलब है से इन द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट में आपका से आ जाता है, आपका बोलने का हक आ जाता है. रिप्रेजेंटेशन, हिस्सेदारी, भागीदारी हो जाती है गवर्नमेंट में. अगर आप टैक्सेस देते हो. सर कैसे? बेटा, यू मस्ट बी गेटिंग पॉकेट मनी, तो आपका भी कुछ बनता है ना. पापा मम्मी आपको कुछ बोलेंगे, वो आपको, क्योंकि कुछ ना कुछ हिस्सेदारी हो रही है. दे आर गिविंग यू मनी, दे कैन आस्क फॉर इट. कहां लगा रहे हो बेटा पैसा? आपको पिछले महीने 4,000 रुपए दिए थे, कहां खर्च कर दिए तुमने? बताओ, पैसे का हिसाब दो. तो ऐसे जब आप पैसा सरकार को देते हो तो आपको बोलने का हक, यस, बोलने का हक मिलता है. आई एम अ टैक्स पेयर, आई वॉन्ट टू नो वेयर माई मनी इज गोइंग. तो रिप्रेजेंटेशन इज दैट. तो 4 रीजन है टैक्स लगाने के, याद रखिएगा. इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में इस बार आ रहे हैं. यस, सीएस एग्जीक्यूटिव में इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं जिनको हम ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे. इस बार वो कैनन्स ऑफ टैक्सेशन आ गए, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, कैनन्स ऑफ इक्वालिटी, कैनन्स ऑफ इक्विटी. तो इस टाइप के जो डेड थ्योरी के टॉपिक्स हैं बच्चों, हम नहीं छोड़ सकते. तो इस बार मैंने आपको पहले ही बता दिया, नए नए टॉपिक्स करने वाले हैं जो अभी तक नहीं किए. सो रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, रीप्राइसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिप्रेजेंटेशन. रेवेन्यू का मतलब सरकार की कमाई, सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है. रीप्राइसिंग का मतलब गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू ऊपर नीचे करनी है. रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, गरीबों और अमीर का फासला कम करना है. और रिप्रेजेंटेशन का मतलब मैंने बताया, से इन द गवर्नमेंट. आपको गवर्नमेंट में बोलने का हक मिलेगा, कुछ दोगे नहीं, मिलेगा नहीं. मान लीजिए अब ये क्लासेस, मान लीजिए मैं फ्री कर देता हूं, ये क्लासेस मैं टोटल फ्री कर देता हूं सभी के लिए. मान लीजिए मैं कर नहीं रहा हूं, ये टोटल क्लासेस फ्री कर देता हूं. तो क्या होगा, मेरा वो बीच में मैं छोड़ दूंगा या बीच में मैं भाग जाता हूं, फिर आप लोगों का हक क्या आएगा. लेकिन अगर ये क्लासेस चार्जेबल हैं,
अगर ये क्लासेस चार्जेबल हैं, आप मांग सकते हो सर वी पेड द मनी, कहां गया हमारा पैसा। तो अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टैब्लिश होती है, ये बात याद रखिएगा। What are the various types of taxes in India? Write down the next question. What are the various types of taxes in India? प्रमुख प्रमुख टैक्सेस इंडिया में कौन से हैं मैं बता रहा हूं जरा। आफ्टर जीएसटी के बाद तो बहुत टैक्सेस कम हो गए हैं। What are the various types of taxes in India? Now, can you tell me what kind of tax is levied on supply of goods? Anyone? What kind of tax is levied on supply of goods? हाँ जी, what type of tax is levied on supply of goods? चैट बॉक्स में बताइएगा कौन सा टैक्स सप्लाई ऑफ गुड्स पे लगता है। What kind of tax is levied on supply of goods? Is it income tax? Is it customs? Very good, Ashish. Ashish, Ekta, very good. I think these things you should be knowing. बहुत बढ़िया स्वाति, very good, very good. तो obviously on Supply of goods we levy GST. Supply of goods we levy GST. Yes. Now, supply of services. Which tax is levied? Oh, I've given you the answer. तो अब तो हिंट निकल ही गया। तो अगर आप सर्विसेज सप्लाई करते हो वो भी जीएसटी है। और मैंने आपको जैसे बताया जीएसटी पैरेलली हम नेक्स्ट वीक से डिफरेंट टाइम स्लॉट पे स्टार्ट करने वाले हैं, सो दैट 3 महीने में हमारा सिलेबस खत्म हो जाए एग्जॉस्टिवली। यस बिल्कुल, एंड 150% कवरेज माइंड यू। तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज जीएसटी, इस पे बताइएगा अगर गुड्स इंपोर्ट होते हैं हिंदुस्तान में। हाँ जी प्लीज बताइएगा, गुड्स आर बीइंग इंपोर्टेड इन इंडिया, गुड्स आर बीइंग इंपोर्टेड इनटू इंडिया। वेरी गुड नमिता, वेरी गुड। आई वांट टू हियर फ्रॉम अदर पीपल आल्सो, 1 or 2 more other people. या गिव मी द आंसर। बहुत बढ़िया। और आशीष ये बात आपको और याद रखनी है, ये इंपोर्ट है ना, अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स भी हो तो कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट पे भी लगेगी, एक्सपोर्ट पे भी लगेगी। और याद रखना गुड्स होने चाहिए, सर्विसेज के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी नहीं है, ये बात लिख लीजिएगा। सर्विसेज के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी नहीं है। यस आइए नेक्स्ट। अगर आप इनकम कमाते हैं, और ऑब्वियसली इनकम पे हमारा टैक्स लगता है इनकम टैक्स। ये हमारे 4 या 3 प्रमुख टैक्सेस हैं जिन पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। यस, वन इज योर इनकम टैक्स, अदर इज योर कस्टम्स, अदर इज योर जीएसटी। 3 ये प्रमुख टैक्सेस हैं। आज है ये 3 प्रमुख टैक्सेस। सर्विस टैक्स एबॉलिश हो चुका है बेटा, वैट एक आधे प्रोडक्ट पे रह गया है, एक्साइज ड्यूटी एक आधे प्रोडक्ट पे रह गई है। तो एक्साइज ड्यूटी एबॉलिश हो चुकी है माय डियर फ्रेंड्स, वैट एबॉलिश हो चुका है। बहुत सारे और टैक्सेस जिनकी शायद आपको भी जानकारी भी ना हो वो भी एबॉलिश हो चुकी हैं। तो मेजरली आपका इनकम टैक्स है, जीएसटी है और कस्टम्स है, मेजरली जो टैक्सेस हिंदुस्तान में अभी है। चलिए वेरी गुड, सो यू पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट, सो नाइस। What are the 2 categories of taxes? Again, you might be knowing that 2 categories of taxes are direct taxes and indirect taxes. Friends, indirect taxes are person on whom tax is levied and person bearing tax are different. जिस पे लगाया गया, आप ये कह लें कि करनी, हिंदी में बोले करनी किसी और की करनी किसी और की, भरनी किसी और की, ये कह सकते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को, करनी किसी और की, भरनी किसी और की। somebody does the mistake but sufferer is somebody else. डायरेक्ट टैक्स क्या है? जिसकी करनी उसकी भरनी। और उससे हम टेक्निकल टर्म्स में आ जाएं, सर टेक्निकल टर्म में बताओ, ये भी एग्जाम में आ सकता है। इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन डिफरेंट पर्सन, impact and incidence of tax on different person, whereas direct tax, my dear friends, lovely babies, impact and incidence on same person,
इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑन सेम पर्सन। तो आप तीन तरह की डेफिनेशन मैंने आपको बताई है माय डियर फ्रेंड्स। इम्पैक्ट इंसिडेंस, पर्सन लेवीड, पर्सन बियरिंग टैक्स, करनी किसी और की भरनी किसी और की। डायरेक्ट टैक्स, इम्पैक्ट इंसिडेंस सेम पर्सन, जिस पे लगाया गया वो ही भर रहा है, जिसकी करनी उसकी भरनी। हाँ जी, जरा देखें, ये कॉपी करिएगा। तो एज आई टोल्ड यू, फर्स्ट 1 or 2 classes it will be little bit slow, then we'll proceed further. हाँ जी, कॉपी हो गया। चलिए, नेक्स्ट इज हु लेवीज इनकम टैक्स, जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटीज इन इंडिया। विल सी हु लेवीज इनकम टैक्स, जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटीज इन इंडिया। राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लेवीज इनकम टैक्स, जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटीज इन इंडिया। Who levies income tax, GST and custom duties in India? Please write down. Who levies income tax, GST and custom duties in India? Please make this chart. Please make this chart in your registers. Type of taxes levied on, borne by. We'll come to know whether these are DT and IDT. And levied on means impact of tax, and borne by incidence of tax. Incidence of tax. Yes, my dear friends, levied on means impact. तो जीएसटी का इम्पैक्ट किस पे है फ्रेंड्स? सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज, supplier of goods and services. And friends, it is borne by, yes, recipient of goods or services. Recipient of goods or services. Recipient of goods and services. And both are same person, different person. They are different person. That's the reason it is known as IDT. It is known as IDT. तो इंसिडेंस is on the recipient. अच्छा, कस्टम ड्यूटी का इंपैक्ट किसके ऊपर आता है? इंपोर्टर और एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स। एंड फ्रेंड्स, इट इज borne बाय बायर ऑफ गुड्स। आर these two same person? No friends, it is different. It is known as indirect tax. And income tax is levied on person earning income and is borne by, again, person earning income. Is it direct tax or indirect tax? It is direct tax. For students of CMA, cost and management accounting, direct tax, it is 100 marks. For students of CA inter and CA executive, you have both syllabus, you have both in one subject, direct and indirect. तो जो सीएस एग्जीक्यूटिव वाले हैं उनके तो ये तीनों टैक्सेस सिलेबस में है। यस माय डियर फ्रेंड्स। और जो सीए इंटर वाले हैं उनके खाली इनकम टैक्स और जीएसटी है, कस्टम ड्यूटी उनके सिलेबस में नहीं है, जो सीए इंटर वाले स्टूडेंट्स हैं। और सीएस एग्जीक्यूटिव में तीनों टैक्सेस हैं ये। हाँ, सीएमए में इनडायरेक्ट टैक्स का एक अलग सब्जेक्ट है। यस, तो सीएमए में 2 सब्जेक्ट्स हैं बेटा इंटर लेवल पे। दे आर 2 सब्जेक्ट्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन सीए इंटर एंड सीएस एग्जीक्यूटिव उनकी एक ही सब्जेक्ट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यहां पर उनके 2 सब्जेक्ट हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। फर्क ये है। चलिए, लेट्स प्रोसीड। सो जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटीज आर इनडायरेक्ट टैक्सेस, whereas income taxes are direct tax. आइए, now income tax and custom duties levied by the central government because they are part of the union list. They are part of the union list. Whereas GST is levied both by the central and the state government. This is Article 246A of the Constitution. 246A of the Constitution, and this is because of Article 246. लिखिए जी, इनकम टैक्स कस्टम ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, यूनियन लिस्ट का आइटम है, आर्टिकल 246 में लिखा है। और ये जीएसटी मिलजुल के लगाते हैं, जिंदगी मिलकर बिताएंगे, है ना। तो वही वाली बात है, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट लेवीज जीएसटी एज पर आर्टिकल 246A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
चलिए तो लिखिए फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एंड कस्टम ड्यूटीज लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर द यूनियन लिस्ट। अच्छा, इनकम टैक्स जो है इसका जो एंट्री नंबर 82 है, एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट, एंट्री नंबर 82, क्योंकि जो पुराने टैक्सेस होते थे जीएसटी के अलावा वो लिस्ट के हिसाब से होते थे, जीएसटी लिस्ट के हिसाब से नहीं है, जीएसटी के अलग अलग ही कॉन्सेप्ट है, वो अलग आर्टिकल है। तो आर्टिकल 246 ये कहता था लिस्ट में पावर होनी चाहिए जब टैक्सेस लगेंगे, लेकिन एक नया आर्टिकल बना दिया जीएसटी के लिए, तो उसकी लिस्ट की जरूरत नहीं है। तो फॉर जीएसटी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, यूनियन और स्टेट लिस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, वो डायरेक्टली एक अलग आर्टिकल के थ्रू लगता है। यस माय डियर फ्रेंड्स, वो आर्टिकल 246A के माध्यम से लगता है। और जितने भी टैक्सेस हैं हिंदुस्तान में, चाहे इनकम टैक्स है, कस्टम ड्यूटी, वो 246 में लगते हैं, वो लिस्ट के हिसाब से होते हैं। और कस्टम ड्यूटी की एंट्री है एंट्री नंबर 83 ऑफ यूनियन लिस्ट, एंट्री नंबर 83 ऑफ यूनियन लिस्ट। चलिए, कोई क्वेरीज है आपकी, आस्क करिएगा। मैं माइक पे आ गया। I am on the mic. Please ask your queries. You have any queries? Please ask on the chat box or on the mic. I am available on the mic also. Himanshu, Ashish, Navita, Diya, Parv, Ekta, Prastuti, Akash. If you have no queries, 3 बच्चे no कर दें, then I'll proceed further. If no queries, I assume, तो please लिख दीजिए no. चलिए, so nice. चलिए, तो all these things कुछ बच्चों ने पढ़ रखी हैं, तो कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ रखी, लेकिन मेजोरिटी ऑफ यू ने कुछ पढ़ रखा होगा। थोड़ा सा बस मैंने कहा 1-2 क्लासेस में थोड़ा सा हम टेम्पो बनाएंगे, उसके बाद स्पीड तो मेरे हाथ में ही है। मैंने कहा 19 अप्रैल तक हम सिलेबस खत्म करेंगे। व्हाट इज रिक्वायर्ड टू स्टडी इनकम टैक्स इन इंडिया, डायरेक्ट, क्योंकि मैं इनकम टैक्स से शुरू करूंगा टीटीएस के अंदर, जैसे मैंने बताया, और 10:30 टू 12:30, और जीएसटी का ऑल्टरनेटिवली हम स्टार्ट करेंगे, सो दैट दोनों चीजें करें। वो मैं बात करूंगा आपसे 1-2 दिन के बाद, नेक्स्ट वीक से, जीएसटी का क्या टाइम स्लॉट रखना है। चलिए, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू स्टडी इनकम टैक्स इन इंडिया, लिखिए फ्रेंड्स, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू स्टडी इनकम टैक्स इन इंडिया। अगर आपको इनकम टैक्स में महारत हासिल करनी है हिंदुस्तान में, तो आपको 4 टूल्स यू कैन, दीज आर व्हाट आर द टूल्स रिक्वायर्ड टू स्टडी इनकम टैक्स इन इंडिया, व्हाट आर द टूल्स। आइए दोस्तों, रिक्वायरमेंट इज 4 चीजें यू नीड टू हैव विद यू। वन इज द इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962, सर्कुलर्स, क्लैरिफिकेशन फ्रॉम सीबीडीटी। बड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस फ्रेंड्स दे आर आस्किंग कि भाई सीबीडीटी कौन से एक्ट के अंदर बना है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 या सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1924, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन भी दे आर आस्किंग। तो लेवल इज रियली डाउन, तो इसलिए हमें थोड़ा सा और थ्योरी पे टेंशन पे करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने आपको कहा इस बार ऑल और अटेंशन टू स्मॉल थिंग्स। यस, पेपर बिल्कुल ही सीएस एग्जीक्यूटिव वालों के लिए तो पेपर बिल्कुल ही थ्योरेटिकल कर दिया है, बिल्कुल ही थ्योरेटिकल हो गया है। कैलकुलेशन तो कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, बल्कि ये पूछा जा रहा है कि भाई सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट, तो ऑल दिस थिंग्स वी हैव टू पे अटेंशन नाउ, वी हैव टू पे, क्योंकि देखो हमें जो एग्जामिनर पूछ रहा है उसके हिसाब से तैयारी करनी है, सिंपल एज दैट। आइए, पहली चीज है इनकम टैक्स एक्ट 61। लेट्स स्टडी व्हाट इज इनकम टैक्स एक्ट 61 which became applicable from 1st of April 1962, which became applicable from 1st of April 1962. That's the date of commencement of the income tax act, date of commencement of income. 298 sections and total, yes, 298 sections in the income tax act, 298. But for our syllabus approx 80 to 90 sections are there, for our syllabus 80 to 90 sections are there. अब ये इनकम टैक्स एक्ट है क्या फ्रेंड्स? इनकम टैक्स एक्ट है जी, ये हमारी पूरा इनकम टैक्स लॉ को समराइज करता है। इट कंटेन्स द इनकम टैक्स लॉ। क्या क्या चीजें हैं? विच पर्सन लायबल टू पे इनकम टैक्स, इसमें ये लिखा है विच पर्सन लायबल टू पे इनकम टैक्स, व्हाट इनकम्स टैक्सेबल, यस माय डियर फ्रेंड, व्हाट इनकम्स टैक्सेबल, हाउ टू कंप्यूट इनकम, how to compute income, how to compute income, what deductions are allowed. Just a second friends,
लिखिए प्लीज एक बार. My stylus is not working. I need to just restart the app, my whiteboard. Just give me couple of minutes. Just give me couple of minutes. हाँ, I need to just switch it off and switch on again. Please, आप एक बार कॉपी करिए. Which person liable to pay income tax? What is the income on which tax is to be paid? How to compute income? Deductions. I'm going to switch it off and switch on again. हाँ जी, हम यहाँ पर थे ना. तो हमने इसमें बातें क्या कर ली हैं, इसमें सारे इनकम टैक्स के प्रोविजंस हैं और इसमें अप्रॉक्स 298 सेक्शंस हैं. जैसे मैंने आपको बताया बच्चों, इसमें 298 सेक्शंस है. दे आर 298 सेक्शंस. तो इसके अंदर सारे वो इनकम कौन सी टैक्सेबल होगी, डिडक्शंस कौन सी मिलेंगी, इनकम में से डिडक्शंस कौन सी मिलेंगी. अच्छा, रिटर्न कब तक फाइल करनी है इनकम टैक्स की, रिटर्न्स कब तक फाइल करनी है, पेनल्टीज अगर आप इनकम टैक्स नहीं देते हो, प्रोसिक्यूशन, थोड़ा इस पे भी अटेंशन इस बार पे करेंगे, प्रोसिक्यूशंस, प्रोसीडिंग्स, पेनल्टीज एक्सेट्रा. हाँ जी, और लेटेस्ट एक्ट जो पढ़नी 61 एप्लीकेबल कब से हो गई, 1 अप्रैल 1962. लिखिए जी, 1 अप्रैल 1962. चलिए, इनकम टैक्स को पढ़ने के लिए साथ साथ आपको एक चीज, उससे पहले मैं आपसे पूछता हूं, हु इज द फाउंडर ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया. प्लीज इसका आंसर दीजिएगा. इनकम का फाउंडर कौन है जी, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. हु इज द फाउंडर ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया, बताइए. हु इज द फाउंडर ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया, यू कैन स्पीक ऑन द माइक. बताइए, इनकम टैक्स का फाउंडर कौन है. आपको सुन के बड़ा सरप्राइज लगेगा. एनी गेसेस, हु इज द फाउंडर ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया, गिव मी द आंसर. बताइएगा प्लीज, हु इज द फाउंडर ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया. कि भाई इन शख्स के बदौलत हिंदुस्तान में इनकम टैक्स आया. कोई तो वाइल्ड गेस दो, चलो कोई तो वाइल्ड गेस दो, एनी वाइल्ड गेस. बिल्कुल वाइल्ड गेस भी नहीं आ रही. हाँ जी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिशर्स, बिल्कुल सही आपने कहा. और मैं इसको थोड़ा सा रिफाइन कर देता हूं. आंसर इज मंगल पांडे. आंसर इज मंगल पांडे. मंगल पांडे वो शख्स हैं जिसके कारण इनकम टैक्स इंडिया में आया. तो इनको हम फाउंडर ऑफ इनकम टैक्स कह सकते हैं. सर कैसे? अरे बेटा, आपको याद होगा 1857 में म्यूटिनी, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, म्यूटिनी ऑफ 1857, उसमें ही वॉज द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया. सपोजिडली ही इज सपोज टू बी द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया. इन्होंने अंग्रेज सरकार के अगेंस्ट विद्रोह इन्होंने किया था और 1857 की बात है. और उस वक्त सरकार को ना पैसा चाहिए था. दे नीडेड मनी, ब्रिटिश गवर्नमेंट नीडेड मनी, क्योंकि उनको एजिटेशन क्रश करनी थी. जेम्स विल्सन साहब, जेम्स विल्सन ही बोलना चाहिए, साहब क्यों बोले भाई, जेम्स विल्सन जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम पे. तो उन्होंने इनकम टैक्स लगाने की सोची उस वक्त. उससे पहले लगान लगता था. दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दे डिसाइडेड कि भाई लेट्स इम्पोज इनकम टैक्स इन इंडिया, और वहां से जो रेवेन्यू आएगा वो गोली बारूद, बम गोले और सोल्जर्स यूरोप से आएंगे, इनको हम फिर दबाएंगे. तो ये उस वक्त की बात है. इसलिए 1860 में फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया. फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया 1860. यस,
फिर 1886, 1920, 18, ये ऐसे हुआ बेटा, फिर 1880, 1860, फिर 1886, 1918, 19 देन 61, एक बीच में 22 भी आया 1922, और फिर 1961 जो लेटेस्ट एक्ट पढ़ रहे हैं। और यस, ये जो इनकम टैक्स एक्ट है 61 वाला, ये भी रिप्लेस होने वाला है। सरकार ने कमिटी बना दी है, आगे 2-3 सालों में, 4 सालों में जिस प्रकार कंपनीज एक्ट 56 रिप्लेस हो गया कंपनीज एक्ट 13 द्वारा, उसी प्रकार से इनकम टैक्स 61 60 साल पुराना एक्ट हो चुका है, ये भी आगे जाके रिप्लेस होने वाला है। लेकिन अभी नहीं, अभी इमीडिएटली कुछ ऐसी प्रपोजल नहीं है, कमिटी में बात चल रही है। चलिए नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ये मैंने आपको बता ही दिया, 1860, 1886, 1919, नॉट 18, 19 है, 22 और 1961 जो हम पढ़ रहे हैं, विच इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1/4/1962। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेथड ऑफ मेकिंग चेंजेस इन द इनकम टैक्स एक्ट। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, सर क्या हम 1961 का 60 साल पुराना एक्ट पढ़ रहे हैं या हमें लेटेस्ट एक्ट पढ़ना है? बेटा हर साल एक्ट में ना बदलाव आते हैं। यस, तो हम एक्ट तो पुराना पढ़ रहे हैं 1961 वाला, लेकिन हर साल एक्ट में बदलाव लाए जाते हैं, सो दैट हर साल बदलाव लाने से वो थोड़ा सा अपडेटेड रहे। और लॉ में चेंजेस लाने के लिए या एक्ट में चेंजेस लाने के लिए या इनकम टैक्स एक्ट में चेंजेस लाने के लिए आपके पास है 2 तरीके। एक तरीका है जी एनुअल अमेंडमेंट्स और दूसरा है ऑर्डिनेंसेस। तो लिखिए, चेंजेस इन द इनकम टैक्स एक्ट, चेंजेस इन द इनकम टैक्स एक्ट कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय 2 मेथड्स। लिखिए बच्चों, चेंजेस इन द इनकम टैक्स एक्ट can be brought about by 2 methods. One is annual amendments, other is ordinances. बताइए जी, annual amendments कैसे आती हैं? On the mic, annual amendments कैसे आती हैं बताइए जी मुझे। How do government brings in annual amendments? वो किस माध्यम से आती है, किस प्रोसेस से आती है इनकम टैक्स एक्ट में? प्लीज लेट मी नो। एनुअल अमेंडमेंट्स इनकम टैक्स में किस माध्यम से आती हैं? हाँ जी, प्लीज लेट मी नो, एनुअल अमेंडमेंट्स किस माध्यम से इनकम टैक्स में आती हैं? कोई आइडिया बताइए। हाउ डू यू ब्रिंग इन एनुअल अमेंडमेंट्स? हाउ डू यू ब्रिंग इन एनुअल अमेंडमेंट्स? बताइए। Who is giving me the answer? Oh, so nice. Every year a budget is presented. Budget is presented. Now this time budget is also coming on the 1st of Feb. We can have a live session this time. But the classes are going on, but we'll try to put in the live session so that we can discuss. So every year a budget is presented by the finance minister in parliament. And what is the date of the budget? It used to be 28th of February. Now it's the first day of February. And that budget contains one very important document, my dear friends. And that document is known as finance bill. And this finance bill is presented to Lok Sabha, Rajya Sabha, and then goes to President. And once it is signed by the President, it becomes the Finance Act. It becomes the Finance Act. So Lok Sabha, Rajya Sabha, President, it becomes the Finance Act. And for our syllabus in June 2021 or December 2021, we have to study Finance Act 2020. That means last year budget we have to study. The coming budget is not applicable for us. The budget 21 is not for us when we have our exams in 21. So Finance Act 20 will be applicable for this examination as well as June 21 examination. So friends, first day of February, Finance Bill 2020 we need to study, and this Finance Act 20 we need to study. So once the changes are incorporated, the Income Tax Act becomes updated act. So we have to study, friends, Income Tax Act 61. We have to study Income Tax 61 as amended by,
Yes, as amended by Finance Act 2020. So people, please write down. We have to study Income Tax Act 61 as amended by Finance Act 2020. Yes. So this we need to do. But this changes which government brings in the budget, ये बजट में आती हैं, लेकिन सरकार को कोई और चेंज लानी हो तो क्या करे बताइए। ये जो चेंजेस आती हैं तो फरवरी में आती हैं, जैसे क्रिसमस आता है, सेंटा क्लॉज तो दिसंबर में आता है, और मुझे सेंटा क्लॉज जून में मिलना है, मुझे सेंटा क्लॉज से मई में मिलना है, तो क्या करूं बताइए। सरकार को जो इनकम टैक्स में बदलाव लाने हैं वो बजट में लेके आती है, और बजट आने वाले साल के लिए होता है, और ये कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए होगा, ये होगा फाइनेंशियल ईयर 2021। और जो अभी बजट आएगा माय डियर फ्रेंड्स, जो बजट 2021 आएगा जिसमें फाइनेंस बिल 2021 होगा, जो फाइनेंस एक्ट 2021 बनेगी, ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए होगा, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन दोस्तों मेरा बहुत अहम क्वेश्चन है कि ये जो बजट आता है ये फरवरी में आता है, अगर कोई चीज बजट में लाने भूल गई सरकार, तो सरकार क्या साल में अगले बजट की वेट करेगी या साल के बीच में भी कोई चेंज ला सकती है बताइएगा। क्या सरकार कोई चेंज जी नोटिफिकेशन के थ्रू नहीं नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर्स के थ्रू आप रूल्स बना सकते हैं, सर्कुलर्स के थ्रू क्लैरिफिकेशन ला सकते हैं, लेकिन लॉ नहीं लाते, लॉ नहीं बनाया जा सकता। लॉ कैसे बनता है? लॉ तो भैया एक्ट से बनेगा, लॉ तो एक्ट से ही बनेगा, और एक्ट बजट में आ रही है फाइनेंस एक्ट, लेकिन बीच में अगर कोई चेंज लानी है मार्च में अप्रैल में, बजट तो जा चुका है, बजट के बिल में लिखना भूल गए, बाद में लेके आना चाहते तो क्या करें? क्वेश्चन ये आ रहा है कि बजट में तो सरकार चेंजेस ले आती है, लेकिन कुछ चेंजेस, कुछ परिस्थितियां अप्रैल में बदली, मई में बदली, फिर क्या करें? बजट तो अगले साल आएगा, क्या अगले साल की वेट करें? नहीं जी, आइए लिखिए जरा, मैं आपको अब लिखवा रहा हूं पॉइंट, प्लीज लिखिएगा, प्लीज लिखिएगा, ये पॉइंट लिखिएगा, मैं लिखवा रहा हूं आपको, एक सेकेंड, मैं व्हाइट बोर्ड पे आ रहा हूं अपने। मेथड ऑफ मेकिंग चेंजेस इन द इनकम टैक्स एक्ट लिखिए बच्चों, मेथड of making changes in income tax act, method of making changes in income tax act. One I have told you, budget, जिसमें वो फिनेंस एक्ट बन जाती है, वहां पर चेंजेस आ जाती हैं। और दूसरा जो है ना, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूं, अमेंडमेंट बिल, और एक तीसरा ऑर्डिनेंस बिल, ऑर्डिनेंस बिल। यस, इसमें तो फाइनेंस बिल आ गया ना, फाइनेंस बिल, और फिर वो पास होके क्या बन गया? फाइनेंस एक्ट। अमेंडमेंट बिल्स क्या होते हैं? जो बीच में गवर्नमेंट ले आती है, अप्रैल में, मई में, जब पार्लियामेंट सेशन में होता है। अमेंडमेंट बिल को वही लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, और वो बन जाता है अमेंडमेंट एक्ट। अमेंडमेंट एक्ट, यस, बीच में भी ला सकते हैं अमेंडमेंट एक्ट। और ये फाइनेंस बिल लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, और ये बन जाता है फाइनेंस एक्ट। ये बन जाता है माय डियर फ्रेंड्स फाइनेंस एक्ट। तो फाइनेंस एक्ट के माध्यम से चेंजेस आती हैं, अमेंडमेंट एक्ट के बेसिस पे चेंजेस आती हैं। लेकिन याद रखिएगा, चाहे फाइनेंस एक्ट हो या अमेंडमेंट एक्ट हो, चाहे फाइनेंस एक्ट हो या अमेंडमेंट एक्ट हो, ये दोनों पार्लियामेंट के थ्रू आती हैं, और ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। चाहे फाइनेंस एक्ट हो, सुन लीजिएगा मेरी बात, या अमेंडमेंट एक्ट हो, बीच में अमेंडमेंट एक्ट भी आ जाती हैं, ये टाइम कंज्यूमिंग है। मिनिमम 1 महीना तो लागू हो ही लग ही जाता है, मिनिमम 1 मंथ तो लागू हो ही जाता है, ठीक है। और दूसरे में पार्लियामेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है पहले, पार्लियामेंट से पहले अप्रूवल, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है। लेकिन अब कभी कभार क्या होता है, कोई इमरजेंसी चेंजेस लानी है, यस माय डियर फ्रेंड, इमरजेंसी चेंजेस लानी है,
और हमें पता है पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, या तो पार्लियामेंट उस टाइम बंद है, पार्लियामेंट पूरे साल नहीं खुली रहती, पार्लियामेंट नॉट इन सेशन माय डियर फ्रेंड्स, पार्लियामेंट नॉट इन सेशन। विंटर सेशन होता है, समर सेशन होता है, मॉनसून सेशन होता है, इस टाइप के सेशंस होते हैं। तो या पार्लियामेंट में मेजॉरिटी नहीं है आपकी, अभी पार्लियामेंट में मेजॉरिटी नहीं है रूलिंग पार्टी की किसी कारणवश, तो एक इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट है, ऑर्डिनेंस बिल को सीधा प्रेसिडेंट के पास भेज देते हैं, सीधा बिना पार्लियामेंट को बाईपास करके, फिर वो बन जाता है ऑर्डिनेंस एक्ट। और ऑर्डिनेंस एक्ट के माध्यम से भी चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी 6 मंथ्स की होती है, बाद में आपको पार्लियामेंट में रखना ही पड़ेगा, पर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अगर पार्लियामेंट 6 महीने अप्रूवल नहीं दी तो वो ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाएगा, LAPSE लैप्स। तो 3 तरीके से माय डियर फ्रेंड्स इनकम टैक्स में बदलाव आ सकते हैं। एक तो एनुअल अमेंडमेंट्स जो बजट के अंदर आती हैं, अमेंडमेंट एक्ट्स के थ्रू, अमेंडमेंट बिल्स के थ्रू, और ऑर्डिनेंस बिल के थ्रू। तो जो इस बार आपके जून 21 अटेम्प्ट में या मई 21 अटेम्प्ट में अगर आप CA का पेपर दे रहे हैं, जो भी चेंजेस आने वाली हैं वो मैं आपको बताऊंगा। बजट में कौन सी चेंजेस आई, अमेंडमेंट बिल के माध्यम से कौन सी चेंजेस आई, क्या कोई ऑर्डिनेंस भी आया लास्ट ईयर जो आपके लिए 2021 एग्जाम्स में वैलिड होगा, तो प्लीज लिखिएगा। सो मेथड ऑफ मेकिंग चेंजेस इन द इनकम टैक्स एक्ट आर 3। एनुअल अमेंडमेंट्स आर ब्रॉट अबाउट इन द बजट, वो तो एक रूटीन अफेयर है ही, लेकिन अगर बीच में सरकार को लग रहा है कि अगले साल की वेट नहीं कर सकते तो बीच में अमेंडमेंट बिल ले आते हैं, और सरकार ने कहा 1 महीने की वेट भी नहीं कर सकते, इमरजेंसी चेंज लगानी है, तो हम ऑर्डिनेंस बिल ले आते हैं। बात समझ आपको से yes or no इन द चैट बॉक्स, प्लीज से yes or no अगर समझ आई हो तो बात इन द चैट बॉक्स से yes or no कि आपको समझ आई बात। 3 yes कर दें तो आई अज्यूम कि आपको समझ आ गया। चलिए गुड, लेट्स प्रोसीड फर्दर। बजट, अमेंडमेंट बिल, और आपके इस बार यस माय डियर फ्रेंड्स जून 21 अटेम्प्ट में चेंजेस हैं, क्योंकि ऑब्वियसली लास्ट ईयर के जो पढ़ा था वो अब बदल गया, ये नहीं कहूंगा पूरा बदल गया है, बट चेंजेस तो हैं। तो बजट हमें, अच्छा बजट कौन सा पढ़ना है, बजट 2020 ये हमारे सिलेबस में है। तो वी हैव टू स्टडी इनकम टैक्स एक्ट 61 as amended by, yes my dear friends, as amended by Finance Act 2020। अदर लेटेस्ट बजट जो आएगा 21 का वो हमारे रेलेवेंट नहीं है 2021 के एग्जामिनेशन में। तो प्लीज राइट डाउन, वी हैव टू स्टडी इनकम टैक्स एक्ट 61 एज अमेंडेड बाय फिनेंस एक्ट 2020, बजट 2020 जो लास्ट ईयर आया था। चलिए लेट्स प्रोसीड। सो फ्रेंड्स अभी तक जो हमने किया इसको एक बार रिवाइज करिएगा। इनकम टैक्स या कोई भी टैक्स कंपल्सरी चार्ज होता है, लेवीड बाय द गवर्नमेंट होता है अंडर एनी लॉ। 246A कहता है, 246A कहता है GST दोनों मिलकर लगाएंगे। बाकी टैक्सेस 246 कहता है लिस्ट में चेक कर लो पावर, अपनी अपनी पावर डिवाइडेड है, लगा दो। इनकम टैक्स लगाने को 4 रीजंस, रेवेन्यू, रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीप्राइसिंग, रिप्रेजेंटेशन। प्राइमरी रीजन रेवेन्यू है, बाकी 3 सेकेंडरी रीजंस है। टैक्सेस 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इंसिडेंस इंपैक्ट सेम, डायरेक्ट इंसिडेंस इंपैक्ट डिफरेंट, इनडायरेक्ट। कस्टम्स एंड GST इनडायरेक्ट है, वेयर एज इनकम टैक्स डायरेक्ट है, यानी कि जिस पे लगाया गया वही बियर करेगा। इनकम टैक्स पढ़ने के लिए 4 टूल्स, इनकम टैक्स पढ़ने के लिए 4 टूल्स। इनकम टैक्स एक्ट जो मदर एक्ट है हमारी, या वो बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, गीता, ये सब चीजें हैं, जिसमें 298 सेक्शन है। एप्लीकेबल हुआ 1462 से, हिंदुस्तान में पहली बार आया 1860 में, फिर 1886, 1919, 1922, 1961। कब से एप्लीकेबल हो गया, 1462। और इनकम टैक्स में बदलाव लाने के 3 तरीके, मोटा मोटा एनुअल अमेंडमेंट्स। एनुअल अमेंडमेंट्स भी 2 तरीके से आ सकती हैं, अमेंडमेंट बिल्स के थ्रू, यस एनुअल अमेंडमेंट्स एक तो बजट के थ्रू आती है माय डियर फ्रेंड्स, और दूसरी अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आती है। एनुअली कभी गवर्नमेंट ले आती है, और इमरजेंसी चेंजेस के लिए ऑर्डिनेंसेस। आइए नेक्स्ट, ये मैंने आपको बताया ही, एनुअल अमेंडमेंट बजट के थ्रू आती है। निर्मला सीतारमन जी ने ये बजट फिनेंस बिल 2020 लोकसभा में रखा, और लोकसभा के बाद ये राज्यसभा में गया, देखिए जरा, और राज्यसभा के बाद हमारे प्रेसिडेंट जो
रामनाथ कोविंद जी हैं, उनके पास गया और फिर वो बन गया फिनेंस एक्ट 2020। ऑर्डिनेंसेस कब आते हैं? इमरजेंसी चेंजेस हैं, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, बिल प्रेसिडेंट के बाद डायरेक्टली चला गया साइन होने के लिए, आफ्टर साइनिंग बिकम्स ऑर्डिनेंस एक्ट, बिल्कुल सही, पार्लियामेंट से बाद में अप्रूवल लेनी पड़ती है। और एक तीसरा मेथड अमेंडमेंट एक्ट्स, बीच बीच में जब सेशन पार्लियामेंट में होता है कोई अमेंडमेंट बिल ले आती है गवर्नमेंट, कोई छोटी मोटी बातें उसमें भी चेंज हो जाती हैं। हाँ जी, दूसरी चीज इनकम टैक्स रूल्स लिखिए जी, सेक्शन 295 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हैज द पावर टू मेक रूल्स फॉर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। 295 सेक्शन, यस माय डियर फ्रेंड्स, 295 सेक्शन में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी की फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ, बड़ा प्यार है जी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस से क्वेश्चन पेपर सेटर को। सीबीडीटी के ऊपर स्टार्टिंग के 6-10 क्वेश्चंस में 2-4 क्वेश्चन हर बार सीबीडीटी के ऊपर आते हैं। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस लिखो जी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, यस माय डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट टैक्सेस लिखिए फुल फॉर्म। थोड़ा सा मैं इसकी करनी के बारे में बता दूं, सीबीडीटी क्या चीज होती है, डोंट वरी, भी बताता हूं। और 295 सेक्शन में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हैज द पावर टू मेक रूल्स फॉर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। कोई बताएगा डिफरेंस बिटवीन Act and a rule, please, either on the mic or on the chat box. Difference between act and a rule. हमने लॉ और एक्ट तो समझ लिया, अब एक्ट और रूल में क्या डिफरेंस है, और लगभग हमें ये भी पढ़ने हैं, सारे नहीं पढ़ने, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में, जो सारे मतलब सिलेबस में जो है वो सारे पढ़ने। हाँ जी, बताएंगे डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड अ रूल। आशीष, आकाश, प्लीज बताइएगा डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड अ रूल। आई एम ऑन द माइक एज वेल एज द चैट बॉक्स। डिफरेंस बताइएगा प्लीज, एक्ट एंड अ रूल। Ashish is saying act is passed in the parliament, रूल्स इज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये तो आपने प्रोसीजर बता दिया आशीष। हाँ, आई थिंक अगर मैं आशीष और आकाश दोनों का आंसर मिला दूं तो इट विल बी राइट। आशीष सेज एक्ट इज पास्ड इन द पार्लियामेंट, रूल्स आर नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, whereas Akash Mishra is saying in act we know what to do, very good, and in rule we know how to do, क्या करना है और कैसे करना है, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। एंड पर्व इज सेइंग एक्ट कंटेन्स रूल्स एंड रूल्स टेल द प्रोसीजर टू परफॉर्म अ टास्क। कोई ना कहीं यू पीपल हैव दैट नॉलेज। एक बार मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। वेरी गुड, आई रियली लव द आंसर्स, रियली लव द आंसर्स, वेरी गुड वेरी गुड। तो आप लोग भी इंटेलिजेंट बन गए हैं मेरे साथ रह रह के। चलिए लिखिए जरा एक्ट एंड अ रूल। देखो बेटा, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। वंस वी बाय अ न्यू हाउस, कभी भी नया हाउस खरीदने जाओगे, जब आप नया घर लेने जाओगे, तो उस वक्त आप ब्रॉडर सेंस में क्या देखोगे? ब्रॉडर सेंस में क्या देखोगे कि भाई घर में रूम्स कितने हैं, है ना? अच्छा, घर के अंदर कौन सा फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है ना? इस टाइप की, सेकंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, इस टाइप की ब्रॉडर चीजें देखोगे। अगर मैं बोलूं कौन सा फ्लोर है, एग्जाम्पल फर्स्ट है, सेकंड है, मैं आपको समझाऊं, फर्स्ट है, सेकंड है। अच्छा, तीसरा, इसमें वेंटिलेशन कितनी है, वेंटिलेशन। लेकिन जो माइनर चीजें हैं वो अभी विजुअलाइज नहीं कर सकते। माइनर चीजें कैसे? फ्लोर क्लीनर क्या होगा? लाइजोल यूज करोगे, फ्लोर क्लीनर में नहीं करोगे। यू आर नॉट गोइंग टू डिसाइड दिस थिंग्स नाउ। अच्छा, उसके बाद छोटी छोटी बातें जो घर में होती हैं, जैसे फर्नीचर क्या होगा,
वो सब आप बाद में डिसाइड करोगे वंस यू परचेज द हाउस। वंस यू परचेज द हाउस देन यू आर गोइंग टू डिसाइड। तो सिमिलरली बेटा मैं आपको बताऊं, जब हम बिल लेके आते हैं, सिमिलरली जब हम बिल लेके आते हैं तो हमारे पास मेजर चीजें, मेजर पॉइंट्स तो हम पता होती हैं, लेकिन जो माइनर पॉइंट्स हैं वो उस वक्त, या प्रोसीजरल चीजें हैं, प्रोसीजरल थिंग्स दैट कैन नॉट बी foreseen, yes my dear friends, at time of making the bill. Yes, making the bill, at the time of making the bill we cannot see everything. Just like एक छोटा सा एग्जांपल मैं बोलूंगा आप लोगों से, प्लीज समझ के मुझे बताना। आप वो किसी ने कहा CS कर लो, CA कर लो, CMA कर लो, आप इस कोर्स में घुस गए। क्या आपको लग रहा था ये कोर्स जैसा आपने सोचा था वैसे ही चल रहा है, या कुछ चीजें ऐसी थी जो सोची नहीं थी अब पता चली? प्लीज मुझे इसका आंसर दीजिएगा। जब आप लोग CS कोर्स में घुस गए, CA कोर्स में घुस गए, जो भी कोर्स कर रहे हैं, उस वक्त आपको खाली ये पता था कि भाई हमें ये कोर्स करना है। अब आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, वो आपके ऊपर है, लेकिन कुछ नए नए मुद्दे, नए नए पॉइंट्स आपके सामने आ रहे होंगे जो उस वक्त समझ नहीं आए। बात समझिएगा। जैसे मैं क्लासेस स्टार्ट करी हैं अभी, इसमें अभी टेक्नोलॉजिकली हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लेकिन एक ऐसा टाइम होगा कि कुछ हो सकता है हमें ये प्रॉब्लम आए। तो इसलिए क्या करते हैं लॉ मेकर्स, मेरी बात सुनिएगा, लॉ मेकर्स क्या करते हैं, कहां गए हम जी, हाँ, लॉ मेकर्स क्या करते हैं, मेजर पॉइंट्स तो मेंशन कर देते हैं बिल में, जो माइनर पॉइंट्स होते हैं वो कहते हैं लेटर ऑन डिसाइड करेंगे। लेटर ऑन मेंशन इन द बिल, माइनर पॉइंट जो होते हैं मेरे बच्चों वो लेटर ऑन डिसाइड करेंगे। और इसके लिए क्या करते हैं, विंडो ओपन छोड़ देते हैं बिल में। विंडो ओपन कैसे, सेक्शन में लिख देते हैं एज प्रिस्क्राइब्ड, सेक्शन में लिख देते हैं एज प्रिस्क्राइब्ड। यस, सेक्शन में वर्ड लिख देते हैं क्या भैया, रिटर्न फाइल करनी है, टाइम लिमिट एज प्रिस्क्राइब्ड, रिटर्न का फॉर्म क्या होगा एज प्रिस्क्राइब्ड, इसको करने का तरीका क्या होगा एज प्रिस्क्राइब्ड। जैसे जीएसटी में, जीएसटी एक्ट जब आई, यस माय डियर फ्रेंड, जीएसटी आया, उस वक्त गुड्स का रेट नहीं डिसाइड किया, लिख दिया रेट्स एज प्रिस्क्राइब्ड या एज नोटिफाइड। तो कुछ चीजें जो मेजर पॉइंट्स होते हैं वो तो बिल में मेंशन कर दिए जाते हैं, और जो उसके माइनर पॉइंट्स होते हैं वो गवर्नमेंट कहते हैं लेटर ऑन डिसाइड करेंगे। उसके लिए विंडो ओपन छोड़ देते हैं, और वो सेक्शंस एज प्रिस्क्राइब, सेक्शन की लैंग्वेज में प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिख देते हैं, और फिर बाद में उसके लिए रूल्स बनाए जाते हैं, रूल्स बाय द गवर्नमेंट। अच्छा, बिल को पार्लियामेंट में रखा जाता है और प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, प्रोसीजर है, रूल्स ऑब्वियसली वो भी रखे जाते हैं, लेकिन उसके लिए अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है, रख देते हैं बस कॉपी ऑफ द रूल्स। तो नो बिल टू बी मेड, इसके लिए बिल नहीं चाहिए होता, ये गवर्नमेंट रूल्स अपने ऑर्डर पास करके बना देती है, जैसे सीबीडीटी रूल्स बना देती है इनकम टैक्स के लिए। तो जो मेजर बातें हैं बच्चों वो तो बिल में आ गई, और जो माइनर पॉइंट्स हैं वो जो देख नहीं पाए वो रूल्स उसको बाद में देख लेगा। और रूल्स को चेंज में लाने के लिए, चेंजेस इन द रूल्स, नो बिल इज रिक्वायर्ड। अगर सारी बातें एक्ट में लिख देंगे ना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बार बार चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात, रूल्स और एक्ट में, रूल्स और एक्ट में एक्ट की चलेगी। सो एक्ट इज सुप्रीम, नो डाउट अबाउट दैट, बट रूल्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ लॉ। लिखिए जी, एक्ट इज सुप्रीम बट रूल्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ लॉ। तो इनकम टैक्स लॉ में आपको रूल्स भी पढ़ने पड़ेंगे माय डियर फ्रेंड्स, और आपको एक्ट भी पढ़नी पड़ेगी। तो लिख लीजिएगा, तो मेजर पॉइंट्स वी मेंशन इन द बिल एंड द वेयर एज माइनर पॉइंट्स वी लेटर ऑन डिसाइड, गवर्नमेंट डिसाइड कर लेगी,
उसके लिए रूल्स की कॉपी रख देते हैं पार्लियामेंट में, अप्रूवल नहीं चाहिए, रूल्स की कॉपी हम पार्लियामेंट में रख देते हैं बाद में, रूल्स बनाने के बाद। चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर, लेट्स प्रोसीड फर्दर। और रूल्स में क्या होते हैं दोस्तों, बिल्कुल आपने सही कहा, प्रोसीजर्स, टाइम लिमिट्स, लिखिए जी टाइम लिमिट्स, प्रोसीजर्स, टाइम लिमिट्स, इसमें फॉर्म्स, कौन कौन से फॉर्म्स हैं, यस, और लिस्ट्स, डिटेल्स, क्या करना है एक्ट में, कैसे करना है रूल्स में, और सेक्शन 295 में सीबीडीटी रूल्स बनाती है, यस। आइए, सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशंस, ये सीबीडीटी इशू करती है 119 सेक्शन में, लिखिए अंडर सेक्शन 119 circulars and clarifications are issued by CBDT, Central Board of Direct Taxes। तो CBDT रूल्स का बनाने का काम भी करेगी और सर्कुलर्स, और क्यों होते हैं, टू क्लैरिफाई अ सेक्शन, रिमूव्स कंफ्यूजन, जब कोई सेक्शन आता है ना और उसको समझना, जैसे आपको मैं पढ़ा रहा हूं, कोई पॉइंट समझना है तो यू विल आस्क मी फॉर द क्लैरिफिकेशन। तो ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज गवर्नमेंट को लिखते हैं कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इन प्रॉब्लम्स को दूर करना है, फिर गवर्नमेंट सर्कुलर्स इशू करती है। अब मैं डिटेल में बताऊंगा ये चीजें कि सर्कुलर्स किसके ऊपर लागू होते हैं, किसके ऊपर लागू नहीं होते, ये चीजें हम जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो चीजें भी मैं बताऊंगा। क्या है सर्कुलर असेसी के लिए बाइंडिंग है, गवर्नमेंट के अफसरों के लिए बाइंडिंग है, कौन इशू करता है, कैसे करता है, आज की क्लास थोड़ा मोटा मोटा चीजें हम करेंगे। 119 सेक्शन में सीबीडीटी इशू करती है सर्कुलर, सो दैट सेक्शन में जो कंफ्यूजन आ गई है वो दूर हो पाए। और 295 में माय डियर फ्रेंड्स सीबीडीटी रूल्स बनाती है। चलिए चौथी और आखिरी चीज, आज का लास्ट टॉपिक, जुडिशियल डिसीजंस। यस, जुडिशियल डिसीजंस समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। बच्चों, हमारे रामलाल साहब हैं, इन्होंने अपनी इनकम दिखाई है, 5 लाख रुपए, और इनकम टैक्स अफसर ने, आईटीओ ने क्या किया, इनकी इनकम 5 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी। 20 लाख रुपए इनकी इनकम कर दी आईटीओ ने। क्यों कर दी? क्योंकि आईटीओ के पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जो रामलाल ने छुपाए थे। सेल्स का फिगर रामलाल ने कम दिखाया था, आईटीओ के बाद पता चल गई, तो स्वाभाविक है 20 लाख पे टैक्स ज्यादा आएगा। अब आपको लग रहा है इतना आईटीओ ने बढ़ा दिया है, वो रंजिश है उसको, या वो बायस्ड है आपसे, किसी कारणवश आपकी इनकम ज्यादा बढ़ा दी, आपको लग रहा है नहीं 5 नहीं है, चलो 10 होनी चाहिए थी, 15 होनी चाहिए थी, 20 लाख ज्यादा है। तो दोस्तों चिंता ना करिए, आप अपील फाइल कर सकते हैं। यस, आप आईटीओ के अगेंस्ट अपील फाइल कर सकते हैं, उसके ऑर्डर के अगेंस्ट, अपील अगेंस्ट आईटीओ ऑर्डर। बताइए कहां अपील फाइल करेंगे? आईटीओ के अगेंस्ट आप कहां जाएंगे बताइए? प्राइम मिनिस्टर के पास तो नहीं जाएंगे ना। तो अपील अगेंस्ट आईटीओ ऑर्डर, बताइए कहां जाएंगे? मैं चैट बॉक्स पे भी हूं और मैं माइक पे भी हूं। आई एम ऑल्सो ऑन द चैट बॉक्स एज वेल एज ऑन द माइक। इफ आईटीओ is not listening to you and he has increased your income and which you don't like, what options do you have? Commissioner Vikas, which type of commissioner Vikas? General commissioner or some specific commissioner? Yes, Ashish, Vikas, your answer was partly right, but Ashish's answer is perfectly fine. That is Commissioner of Income Tax, my dear friends, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, सीआईटी अपील्स। ये आपको पता है सीआईटी अपील्स कहां बैठते हैं? दिल्ली की बात करें तो जो हमारा कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स है दिल्ली में, आईटीओ आपने नाम सुन रखा होगा ना, आईटीओ, तो वहां पर ही ऑफिसेज हैं। अब तो सिविक सेंटर भी बन गया है हमारा, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है दिल्ली में, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से आगे जाके आई थिंक 15-20 मंजिले की इमारत भी बनी है नई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। तो जो आपके इनकम टैक्स के ऑफिसेज पहले आईटीओ पे थे वो शिफ्ट हो गए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, लेकिन कुछ कमिश्नर के ऑफिसेज अपील के यहां पर ही है। अच्छा, यहां पर कंपनी सेक्रेटरीज एवरीबॉडी कैन गो सीआईटी अपील्स के पास, दे कैन रिप्रेजेंट द पर्सन, है ना। अच्छा, बट रिप्रेजेंटेशन शायद अभी मुझे एक डाउट है सीएस वालों के लिए, कि सीएस वालों को ना इनकम टैक्स में अकाउंटेंट नहीं माना जाता।
इनकम टैक्स में जो डेफिनेशन है ना, ये थोड़ी सी अभी जद्दोजहद चल रही है। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंट है इनकम टैक्स में, उसमें सीएस को अकाउंटेंट नहीं माना जाता, तो इसके कारण वो टैक्स ऑडिट नहीं कर पाते, टैक्स ऑडिट नहीं कर पाते, इसके कारण टैक्स ऑडिट नहीं कर पाते। सेक्रेटरियल ऑडिट कंपनी एक्ट में वो आते हैं, उनका बहुत काम दिया हुआ है, लेकिन इनकम टैक्स का जो टैक्स ऑडिट का काम है वो सीए को दिया हुआ है। यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट को उन्होंने पावर दी हुई है इनकम टैक्स में अकाउंटेंट की डेफिनेशन में। तो सीएस के प्रेसिडेंट ने रिप्रेजेंटेशन भी भेजी थी कि इनकम टैक्स के अंदर डेफिनेशन चेंज की जाए अकाउंटेंट की, और उसमें कंपनी सेक्रेटरी को भी डाला जाए, और कंपनी सेक्रेटरी फिर इनकम टैक्स के जो ऑडिट होती है उसको भी कर पाएंगे, और आगे जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो कर नहीं पाते इनकम टैक्स में, इसलिए दैट इज द रीजन, क्योंकि वो डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंट में चार्टर्ड अकाउंटेंट को डाल रखा है। ये चीज मुझे वेरीफाई करनी पड़ेगी कि भाई सीआईटी अपील के पास भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? आई डोंट थिंक सो, एनी हाउ विल चेक इट आउट लेटर ऑन, वो चीज है। अब सीआईटी अपील से भी बात नहीं बनी, तो आप पता है सीआईटी अपील के अगेंस्ट ऑर्डर करो। यस, कहां अपील फाइल करो बताओ? सीआईटी अपील से भी, सीआईटी अपील ने आपकी इनकम कर दी 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपए इनकम कर दी। अब आपको और दुख लगेगा, अब कहां जाएं बताओ? हाँ जी, where shall we go? If CIT appeal does not give you the relief, in fact he increases your income to 30 lakhs. Now where will you go? बहुत बढ़िया, ये दिल्ली के ITAT पे जाएंगे, इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल, ये लोधी रोड पे है दिल्ली के। इनकम टैक्स, वेरी गुड फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल, ये दिल्ली के लोधी रोड पे। अब तो ऑनलाइन हो गया सारा, पहले तो फिजिकली। हाँ, ये मुझे कंफर्म्ड है, यहां पर यस ITAT में सीएस नहीं जा सकते, सीए जा सकते हैं और एडवोकेट जा सकते हैं, क्योंकि ये क्वाजी जुडिशियल बॉडी होती है बेटा, क्वाजी जुडिशियल बॉडी। इट इज नॉट अ एक्चुअल कोर्ट बट अ सेमी कोर्ट, क्वाजी जुडिशियल बॉडी। अब ITAT ने रिलीफ नहीं दिया, ITAT ने आपकी इनकम कर दी 40 लाख रुपए। नाउ यू विल अप्रोच टू हाई कोर्ट। अच्छा, हाई कोर्ट में तो सीए भी नहीं जा सकता, तो एज अ सीए you can go till ITAT, and as a company secretary I suppose you can go till CIT appeals, I suppose, जहां तक मेरी नॉलेज कह रही है। as a CA, as a CS you can go to CIT appeals but you cannot go to ITAT, but as a chartered accountant you can go to ITAT, but as an advocate, that is the point I was saying, you can go to anywhere। हिंदुस्तान की कोई कोर्ट हो, कोई क्वाजी जुडिशियल बॉडी हो, कोई ट्रिब्यूनल हो, LLB के पास लाइसेंस है जी, लॉ कर रखी है उसने। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों से कि एक बार CS जो भी कर रहे हैं वो कर लो, उसके बाद LLB की डिग्री ले लो। और हिंदुस्तान में आगे ना कहीं जैसे देश बढ़ता है, लिटिगेशंस बढ़ रही हैं, और लिटिगेशंस बढ़ रही हैं, और LLB से बेटर वर्सन कौन है? चलिए, हाई कोर्ट ने इनकम कर दी, लो जी, आप तो मतलब फायदा ही नहीं हो रहा, 50 लाख। अब आप चले जाइए सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता है तो बढ़िया, नहीं तो अपने दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, आप कुछ नहीं कर सकते। तो इफ you feel ITO is unreasonable to you, go to CIT appeal. If you feel CIT appeal is unreasonable, go to ITAT. As a chartered accountant in practice you can go till ITAT, but as an advocate you can practice in Supreme Court also, in High Court also, in any tribunal. So इसलिए my request to you is, आज नहीं 2 साल बाद LLB की डिग्री पक्का लीजिएगा। चलिए, ये होता है जुडिशियल प्रोसेस इनकम टैक्स में। अब डिसीजंस आते हैं, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पूरे हिंदुस्तान में लागू हो जाता है। ये क्वेश्चन आया इस बार दिसंबर अटेम्प्टेड CS के पेपर में, सुप्रीम कोर्ट बिकम्स एप्लीकेबल ऑन असेसीज, डिपार्टमेंट्स, एवरीथिंग। हाई कोर्ट सब पे एप्लीकेबल होता है। ये और डिटेल की बातें बाद में करेंगे आई थिंक। इसके बाद हमारा ये मैंने बताया, पहला अथॉरिटी CIT अपील मैंने बताया, CR बिल्डिंग न्यू दिल्ली ITO पे है ये बिल्डिंग, सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग CIT अपील्स की। और वो सिविक सेंटर में भी कुछ, सिविक सेंटर जो नया बना है वहां पर भी आपको ये CIT अपील्स के दर्शन हो जाएंगे। दूसरा ITAT, ये ट्रिब्यूनल होता है, बार एसोसिएशन इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, ये तो एसोसिएशन है वहां पे जो लोग प्रैक्टिस करते हैं। ITAT इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल। तीसरा हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली की बात कर रहे हैं। चौथा होता है जी सुप्रीम कोर्ट।
तो इनकम टैक्स को पढ़ने के लिए बच्चों लो जी क्लास भी खत्म हो गई